हेलो तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली हम उसी अंदाज में आ चुके हैं फिर डे 3 में। जो हमारा जो पहला लेक्चर था वो चैप्टर 1 में था, जो रियल नंबर था, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या में। वो पूरा हमारा सीरीज कंप्लीट रहा। और फिर सेकंड सीरीज हमारा आया बहुपद के लिए, वो भी सीरीज हमारा कंप्लीट रहा। तो मिला जुला के उसमें भी थोड़ा मतलब इम्प्रेशन मिला, जिससे थोड़ा बहुत मतलब क्या होता है, अच्छा लगा। हालाँकि उतना भी ये नहीं मिला कि जो जितना में दिल खुश हो जाए, उतना भी नहीं मिला। तो फाइनली हम फिर से लेके आ चुके हैं वही सीरीज़, जो हमारा मतलब जो हम जो अनाउंस किए थे वो सीरीज़ में, जो डे 3 का, यानी आज तीसरा दिन है और हमारा आज तीसरा चैप्टर है, मैथ का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो फाइनली इसमें ज़्यादा बकवासी नहीं करेंगे, ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग टाइप है, इसलिए इसमें ज़्यादा देरी नहीं लगाएँगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहली वाली बात है, हमारा चैप्टर का नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको समझते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या? नाम से स्पष्ट है, दो चर वाले रैखिक समीकरण नाम से क्या है, स्पष्ट। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर यानी दो चर होना चाहिए। चर क्या होता है? एक्स। जो अल्फाबेट से लेटर से वो चर होते हैं। तो दो चर यानी एक चर एक्स है, तो अगर एक चर एक्स है तो दूसरा भी चर क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो वाई हो जाएगा यहाँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण, समीकरण यानी इक्वेशन बराबर भी होना चाहिए बीच में। इसके अलावा इसमें बात क्या छुपी है? रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब इसका जो घात होगा, यानी इसका जो क्या कहते हैं, पावर होगा। क्या होगा? पावर। पावर हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। इससे ज़्यादा नहीं। मतलब यही अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर चाहिएगा, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0, ये भी समीकरण है, दो चर भी है, एक्स और वाई दो चर में है। लेकिन ये क्या, ये रैखिक समीकरण होगा? नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वायर आ चुका है। कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में रैखिक का तात्पर्य ही एक, घात एक। तो यहाँ कभी भी क्या कहते हैं, स्क्वायर नहीं होगा। मतलब इसका जो घात होगा हमेशा क्या आएगा? एक ही आएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मेरे ख्याल से समझ गए। इसमें दो चर आएगा, लेकिन उस दोनों चरों के घात कितना रहेगा? एक आए, एक। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें ये जो चैप्टर है ये कितना नंबर तक दे सकता है हमको? बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर, यहाँ से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है? तो इस चैप्टर से कम 14 से 16 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं। 14 से 16। क्या इससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं? यस। क्या इससे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, हाँ। लॉन्ग टाइप, लॉन्ग टाइप भी, हाँ। तो इस चैप्टर में हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमको तीनों देखने को मिलते हैं। कि पहला क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन मिलते हैं। फिर क्या कहते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी एक नंबरिया भी, फिर दो नंबर का भी और 5 नंबर का भी। यानी 1, 2 और 5 तीनों क्वेश्चन, मतलब तीनों तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर मिला-जुला के 5 नंबर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ ये चैप्टर का मतलब एनालिस्ट के ज़रिए पता लगाया गया कि कम से कम ये जो हम क्या कहते हैं, ये जो चैप्टर है 14 से 16 नंबर के हैं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में पहले इसका जो दो चर वाले मतलब दो चर का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? सरलतम रूप जो क्या कहते हैं, उसका सरलतम रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। जहाँ क्या कहते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू 0। पहले बहुपद में हम क्या पढ़े थे? ए इज नॉट इक्वल टू पढ़े थे 0। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो है ही, लेकिन बी इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। और क्या कहते हैं, ये जो संख्या है ए बी सी, ये सब क्या होगा? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो दैट्स इट। ये फाइन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि पहली बात, ए का मान कभी 0 नहीं होगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 का तात्पर्य क्या है? ए का मान कभी 0 नहीं होगा। और क्या कहते हैं, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 का तात्पर्य क्या है? बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है? ये इसका वास्तविक रूप हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या आते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का युग्म। तो सबसे ज़्यादा अभी जो हमको चैप्टर में पढ़ने हैं, इसी से रिलेटिव, यही और इससे रिलेटिव जितने भी बातें हैं, यही को पढ़ना है, इसी को पढ़ना है। ठीक है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब
जोरा, युग्म मतलब क्या होता है? जोरा। जोरा से तात्पर्य यही होता है, जोरा में मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है? जिसमें 2 समीकरण दिया जाता है। क्या समीकरण? 2 समीकरण। यहाँ एक समीकरण है, मतलब इसका अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अगर एक उदाहरण लें तो 2x + 3y = 0, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा, तो यहाँ कम से कम 2 क्या कहते हैं, 2 समीकरण आएंगे। तो पहला समीकरण मान लीजिए कोई एग्जांपल के थ्रू 5x + 3y = 0, ये समीकरण 1, और 3x + 5y = 3 समीकरण 2। तो ये जो 2 समीकरण आया, तो ये इसको किस में रखेंगे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा। तो इसमें 2 ही समीकरण आएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, और इसी से रिलेटिव हमको सभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप हम जानते हैं कि a1x + b1y + c1 = 0, और फिर क्या कहते हैं a2x + b2y + c2 = 0। इसमें भी क्या कहते हैं a1x और b1y, क्या कहते हैं a1x is not equal to 0, सॉरी, यहाँ डायरेक्ट a1x और b1y is not equal to 0, और a2x और b2y is not equal to 0। तो ये दोनों बात यहाँ भी लागू होते हैं, सेम बात, ठीक है। इससे रिलेटिव अभी हम पढ़ने वाले a1x और b1y + c1 = 0, और फिर क्या कहते हैं a2x + b2y + c2 = 0। दैट्स इट। इससे आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमारा टॉपिक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ढूंढना। इस जैसे हम पढ़े थे वहाँ, क्या कहते हैं, बहुपद में किसी का मतलब इसमें भी पढ़ेंगे कि एक हल, 2 हल, कोई हल नहीं। लेकिन जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका अनेक हल होता है। कितना हल होता है? अनेक हल। इसका अनेक हल हो सकते हैं। अनेक हल हो सकते हैं। मतलब इसका अनेक भी हल हो सकते हैं, एक भी हल हो सकते हैं, और कभी-कभी नहीं भी हो सकते हैं हल। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक कंडीशन है। कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण से कितने हल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि अनेक अनेक हल प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी-कभार ये भी पूछ लेता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जानते हैं हम लोग? 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है? ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ सीधा होता है। सीधा यानी सरल, सीधा यानी सरल। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है वो सरल यानी सीधा होता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो आप फाइनली मतलब ऐसे जवाब दे सकते हैं कि सीधा और सरल होता है, ठीक है। अब इसी के प्रकार पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। हम बोले थे अभी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में पढ़ते हैं। 2 चर वाले रैखिक रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। तो वो कौन-कौन सी विधि है जो क्या कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की कौन-कौन सी विधियाँ हैं जो हम इसमें अपनाते हैं और हल करते हैं। तो फाइनली हमको अभी भी पता है कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, परिचय पढ़ रहे हैं। अभी उसमें हम हिसाब में नहीं गए, खाली अभी परिचय जान रहे हैं, क्या-क्या होता है, क्या-क्या इसके इस चैप्टर से संबंधित बातें हैं जो ज़रूरी है, जो जाननी चाहिए, तो पहले वो जान लेते हैं। फैमिली बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है ना, तो इसके बारे में पहले जानते हैं और उसके बाद फिर हिसाब में जाएँगे। तो फाइनली 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ, कौन-कौन सी विधियाँ होती हैं? तो 2 विधियाँ होती हैं इसकी। पहला होता है आलेख्य विधि। क्या होता है? आलेख्य आलेख्य विधि। और दूसरा होता है ग्राफ्य विधि। क्या कहते हैं, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। क्या होता है? बीजगणितीय विधि। क्या बोले? 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है? 2 विधियां होती है। तो पहला है क्या कहते हैं, आलेख्य विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो आलेख्य विधि जैसे मान लो क्या कहते हैं, आलेख्य विधि तो
आलेख विधि तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें तो ज़्यादा होता नहीं, उसका कैटेगरी नहीं बता हुआ, लेकिन बीज गणित का कैटेगरी बता हुआ है। इसका 3 कैटेगरीज़ होते हैं। पहला होता है क्या कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, इसका किसका बीजगणितीय विधि का 3 मतलब 3 रूप होते हैं, 3 तरह से हम सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। तो हम कितने बात आप लोगों को बताया कि पहला कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या? दो चर जिसमें दो चर होना चाहिए और उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1। उसे क्या बोलेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या कहते हैं? व्यापक रूप पर है, जो क्या होता है a1x प्लस बी सॉरी ए क्या पर है a1 ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, उसका व्यापक रूप पर है। और फिर हम आए क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जिसमें दो समीकरण दिया जाता है। कितना समीकरण? दो समीकरण। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसके अनेक हल हो सकते हैं, और क्या कहते हैं उसका जो ग्राफ होता है एक सीधी सरल रेखा होती है। ठीक है, लेट्स इट यहाँ पर है। फिर क्या हम पर है अभी जस्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण को युग्म के हल करने की विधियां कितनी होती है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की दो विधियां होती हैं। तो पहला है हमारा आलेखी विधि, दूसरा है हमारा बीजगणितीय विधि। पहला क्या है? आलेखी विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो आलेखी विधि में आप डायरेक्टली ग्राफ बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बीजगणितीय विधि है, बीजगणितीय विधि हम हमको 3 तरह के दे सकते हैं। आलेखी विधि में तो आप ग्राफ बना के काम निकाल लीजिएगा, लेकिन बीजगणितीय विधि में इसमें 3 तरह के बटे होते हैं। तो पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये और भी इससे परिचित जाना पहचान क्या क्या हो सकते हैं। और हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के आलेख, इसके हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको पहले मिटा देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख, यानी ग्राफ किस प्रकार बनेगा और किस तरह के कौन कौन से हल निकलेंगे। तो पहला होता है इसमें प्रतिच्छेदी। क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी से मतलब तात्पर्य है कि एक दूसरे को बीचा बीच काट रहा है, तो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे होते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो ग्राफ अगर कभी भी प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो उसका हल एक होगा। कितना होगा? एक हल होगा। कितना होगा? हल हमेशा कितना होगा? एक होगा। ठीक है, और दूसरा होता है संपाती। क्या होता है? संपाती। संपाती यानी एक ही रेखा, इसमें एक ही रेखा होगा, तो वो क्या उसमें कितना हल होगा? उसमें अनेक हल होगा। उसमें अनेक हल होगा। बट एक होता है समांतर। क्या होता है? समांतर। समांतर में दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं करते हैं। दो रेखा होती है और एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। तो एक दूसरे को टच नहीं करते तो कौन सा होता? वो होता है क्या कहते हैं उसमें कितना हल होता? कोई हल नहीं। इसमें कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। तो हम क्या पढ़े? दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख। इसमें 3 तरह के होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, और क्या होता है संपाती रेखा और समांतर रेखा। तो प्रतिच्छेदी रेखा यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, यानी एक दूसरे को काटता है। जो जो भी क्या कहते हैं ग्राफ में एक दूसरे को काटेगा तो उसका कितना हल निकलेगा? एक हल निकलेगा। लेकिन संपाती रेखा में जो एक काटेगा ही नहीं, मतलब वो ग्राफ एक ही होगा। दोनों में क्या कहते हैं एक ही सरल रेखा दो का काम करेगा। तो मतलब इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, तो उसका कितना हल निकलेगा? अनेक हल। और लेकिन किसी में समांतर में वही चीज क्या हो जाएगा? दो हमको रेखा दिया जाएगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा, समांतर में रहेगा, पैरेलल में रहेंगे, बीच की दूरी बराबर होगी, तब उसका कोई हल नहीं निकलेगा। मतलब इसका जो क्या पर है
दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो आलेख होंगे वो 3 तरीके से होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा यानी एक हल, और फिर क्या कहते हैं संपाद्य रेखा अनेक हल, और समांतर रेखा कोई हल नहीं। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। इसी में क्या कहते हैं, अब आते हैं संगत और असंगत। संगत क्या होता है, संगत और असंगत। जिस समीकरण का जिस समीकरण जिस समीकरण जिस समीकरण का जिस समीकरण के निकाय का हल जिस समीकरण का हल जिस समीकरण का हल एक आए एक हल हो, जिस समीकरण का हल एक हल हो या अनेक हल हो, अनेक हल हो, तो यानी जिस समीकरण का हल एक हल हो या अनेक हल हो, तो उसे संगत बोलेंगे, उसे संगत कहेंगे, उसे संगत कहते हैं। और असंगत, जिस समीकरण जिस समीकरण जिस समीकरण का हल जिस समीकरण का हल कोई ना हो, मतलब एक भी ना हो, कोई ना हो, तो उसे असंगत कहेंगे। क्या कहेंगे, असंगत। यानी संगत क्या होता है, जिस समीकरण का हल एक होगा या अनेक होगा तो उसे संगत कहेंगे। जिस समीकरण का हल एक होगा या अनेक होगा उसे क्या कहेंगे, संगत। और जिस समीकरण का हल कोई होगा ही नहीं तो उसे क्या बोलेंगे, अनेक। अनेक तो उसे क्या बोलेंगे, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत हल। तो ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तो संगत क्या बोलेंगे, जिस समीकरण का हल एक हो या अनेक हो उसे बोलते हैं हम संगत। और क्या कहते हैं, असंगत, हल जिस समीकरण का हल हो ही ना, कोई हल ही ना हो उसे क्या बोलेंगे, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। अब आते हैं कुछ याद करने की है, क्या है। हाँ, अगर मान लीजिए तुलना में आते हैं, ये जो हम पढ़े थे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म क्या जो हल होते हैं, और उसमें जो क्या कहते हैं, उसका जो व्यापक रूप अभी जस्ट पढ़े, उस व्यापक रूप के थ्रू हम जानते हैं तुलना जो करते हैं, उन तुलनाओं को हम देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए उसका व्यापक रूप होता है, जो क्या कहते हैं, उसका जो अनुपात है, ये क्या है, अनुपात A1/A2 इक्वल B1/B2। अगर ये प्रतिच्छेदी होगा, क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर होगी, जैसे मान लीजिए A1 बट्टा A2 बराबर B1/B2, ये बराबर अगर नहीं होगा तो ये क्या बनेगा, ये प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा। हम जानते हैं कि जब जब क्या कहते हैं, हम दो सरल रेखा आपस में क्रॉस करते हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखा का कितना हल होता है, एक हल होता है। तो उसी प्रकार यहाँ A1 A2 अगर बराबर नहीं होगा B1 B2 के, तो कौन सा हल बनाएंगे, प्रतिच्छेदी। कौन सा रेखा बनाएगा, प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब प्रतिच्छेदी होगा तो ये संगत होगा क्या, 100% संगत होगा। यानी प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता ना, तो संगत क्या होता है, जिसका एक हल हो या अनेक हल हो, तो इसका एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। तो क्या मतलब इसका, कि इसका एक हल होगा तो ये संगत भी होगा, प्रतिच्छेदी, और ये संगत भी होगा। ठीक है, इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल या एक हल। क्या बोलते हैं, एक हल। और इसको क्या बोलते हैं, और एक नाम है इसका, क्या कहते हैं, इसका नाम है अविरोधी। क्या नाम है दूसरा, अविरोधी। क्या नाम है, अविरोधी। यानी जब हमको क्या देखने को मिलेगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। और क्या कहते हैं, उसका जो हल होगा संगत हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और क्या कहते हैं, एक हल होगा, और अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। तो ये दो चार बातें जो ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है, जैसे आपको दिया जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया, जैसे मान लीजिए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ऐसे दिया जाएगा। आपको बोलेगा कि ये कौन सा हल होगा,
कौन सा क्वेश्चन देगा, कौन सा हल होगा। ऑप्शन में रहेगा संगत, संगत, दूसरा रहेगा असंगत, असंगत, और तीसरा रहेगा दोनों, और चौथा रहेगा, चौथा यानी डी रहेगा कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप किस में क्लिक कीजिएगा, किस में टिक कीजिएगा। तो पहली बात, जब यहाँ देख रहे हैं ये प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी का कितना हल होता है, एक। संगत क्या होता है, जिसका एक हल हो उसे संगत बोलते हैं, बस दैट्स इट। यही हम क्या कर देंगे, ए में क्लिक कर देंगे, ए में टिक कर देंगे, तो संगत मेरा हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगत। हाँ, तो अब हम आते हैं, अगला में हमारा टॉपिक है, क्या कहते हैं, अगर अनुपात जो होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का जो अनुपात है, उनको चेक करते हैं कि ये उन कौन सा रेखा बनाता है, क्या प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं, कौन सा हल होता है, संगत होता है, असंगत होता है, क्या कहते हैं, अद्वितीय हल होता है, या क्या कहते हैं कोई हल नहीं, एक हल, या मतलब क्या कहते हैं विरोधी, अविरोधी। तो ये सब हम देखेंगे, इसमें संपाती है कि समांतर है। तो ये इसमें क्या कहते हैं, इसके अनुपात में देखते हैं, किसके अनुपात में, क्या कहते हैं, इसके दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के अनुपात में। तो हमारा अनुपात होता है 1/1 क्या कहते हैं, A1/A2 इज क्या कहते हैं, इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसे रहा, अगर ऐसे रहा, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ऐसे रहा, तो हमारा पहली बात, ये प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, क्या बनाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा, ठीक है, डेट्स इट। प्रतिच्छेदी, अब प्रतिच्छेदी रेखा का कितना हल होता है, एक हल। अभी जस्ट हम पढ़े कि प्रतिच्छेदी रेखा कितना हल होता है, एक हल। तो एक हल जिसका होगा वह संगत भी होगा कि नहीं होगा, तो ये संगत भी होगा, क्या होगा, ये संगत भी होगा। और संगत होगा तो उसका कितना हल निकलेगा, एक हल। तो यहाँ लिखना, क्या लिखना है, एक हल, क्या लिखना है, एक हल, या उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल, क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। कहीं कहीं इसका नाम बदल देता है, अद्वितीय हल क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। और इसका और भी नाम क्या बोलते हैं, इसको अविरोधी, क्या बोलते हैं, अविरोधी, क्या बोलते हैं, अविरोधी। तो ये सब चीजें क्या कहते हैं, इतना जो क्या कहते हैं, इसमें प्रतिच्छेदी, संगत, एक हल या अद्वितीय हल, अविरोधी, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे, और कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे, और सब्जेक्टिव में भी आपको काम आएंगे। तो पहली वाली बात, ये जो संपाती क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो अनुपात है, उन अनुपातों को क्या कहते हैं, इस तरह से अगर आप समझ जाते हैं, ये इतना चीज अगर याद कर लेते हैं, तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव में होगा ही नहीं, दिक्कत होगा नहीं। मतलब ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्या कहते हैं, ये सब क्वेश्चन में मतलब एक ही चीज का नाम बदल करके कंफ्यूज कराता है, कि एक आदमी का अगर 3 नाम बदल दे, मुन्ना, चुन्ना, गुन्ना, अगर 2-3 नाम बदल दे, और उसी को आदमी को पहले एक नाम बताया और दूसरा आदमी वो दूसरा नाम ही नहीं जानता है, तो वो नाम में कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार यहाँ एक ही चीज दिया है, एक ही अनुपात का इतना नाम हो सकते हैं, और यही नामों को आप कंफ्यूज कराएगा। मतलब क्वेश्चन देखिए कि ये जो अगर मान लीजिए एक मान दे देगा, उसमें कहेगा ये कौन-सा रेखा हो सकता है, ये कौन-सा हल हो सकता है, ये क्या कहते हैं विरोधी होगा कि अविरोधी, ये संगत होगा कि असंगत, ये रेखा कौन-सा बनाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा या समांतर रेखा बनाएगा, संपाती रेखा बनाएगा, ऐसे कन्फ्यूज़ करेगा। तो आपको ये याद करने वाला है, ये क्या करना है आपको, याद करना है। क्या करना है? याद। ये कन्फर्म याद करना। अगला, अगला जो अनुपात होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये होता है। इसका क्या पढ़ना है, देखिए इसमें देखिए ना सब, इसमें अनेक हल क्या है ये संपाती रेखा बनाएगा, कौन सा रेखा बनेगा, संपाती, कौन सा रेखा, संपाती। और इसमें कितना हल होगा, संपाती रेखा का होता है अनेक हल, क्या होता है, अनेक, संपाती रेखा का क्या हल होता है, अनेक हल होता है, अनेक हल। और फिर क्या कहते हैं, संपाती रेखा का अनेक हल, जिसका अनेक हल होगा वो संगत भी होगा, क्या होगा, संगत भी। तो यहाँ संगत भी लिखेंगे, और संगत भी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, संगत लिखने के बाद हमारा आता है उसी में, क्या कहते हैं, आश्रित, क्या आता है, आश्रित, आश्रित, ये भी उसी के भाग है। तो अगर ये सब आपको याद हो जाते हैं, तो पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी क्लियर रहेंगे, और आपका जो कंफ्यूजन रहेगा एक ही चीज का, ये आश्रित क्या होता है, संगत क्या होता है, अरे तो एक ही चीज का वही एक प्रकार का नाम है, ठीक है। तो आपका ये क्लियर होना चाहिए, जब इस प्रकार का अनुपात दिया जाए, तो आप इसमें जानते हैं कौन सा रेखा बनाएंगे, संपाती, कितना हल होगा, अनेक हल, संगत होगा कि असंगत, आश्रित होगा, विरोधी होगा कि अविरोधी, ये सब क्लियर हो जाएगा। अगला होता है हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C/C2, C1/C2। जब इस प्रकार रहे, तो आपका क्या कहते हैं,
जो क्या होता है, इसका जो रेखा होता है समांतर, क्या होता है समांतर, समांतर। और इसका जो हल होता है, कोई हल नहीं होता है। इस समांतर रेखा में कोई हल होता है नहीं, कोई हल नहीं होता। और ये जब कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा, असंगत। तो असंगत होगा, क्या होगा, असंगत, असंगत। और उसी का दूसरा नाम है विरोधी, क्या नाम है, विरोधी, क्या नाम है, विरोधी। तो ये अगर ये तीनों अगर आप याद कर लेते हैं, क्या कहते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2, इसके जितने भी रेखा के बारे में, हल के बारे में जितने भी दिए गए हैं, वो अगर याद कर ले तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर होगा। तो इसी प्रकार से इसमें a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2, इसमें संपाती रेखा कौन कौन सी रेखा बनेगा, कितना हल निकलेगा, तो ऐसे अगर याद कर ले तो ये पूरा पूरा अगर क्लियर हो जाएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कम से ये 100% आप लोगों को ये सभी तो याद होना ही चाहिए 100%। तो अभी से शुरू से हमने क्या बताया, पहली पहली बात रिवाइज कीजिए, अभी यही रिवाइज कीजिए, आधा से ज़्यादा चीज़ यही रिवाइज कर लेना है, यही याद कर लेना है, घर के भरोसे छोड़ना ही नहीं। पहली बात हम क्या पढ़े, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्या पढ़े, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले जिसमें दो चर होगा, यानी एक चर तो है ही ऑटोमेटिक, मान लीजिए कि एक x है, तो दूसरा y है, तो x और y है, यानी दो चर होना फिक्स है। तो दो चर जब होगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेगा। और रैखिक रैखिक मतलब उसका तात्पर्य क्या है, उसका जो घात होगा क्या होगा, उसका घात होगा 1। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का घात क्या होगा, 1 होगा। और दो दो क्या कहते हैं, दो चर होगा। तो दो जब दो चर हो और उसका घात क्या हो, 1 हो, तो उस तरह के समीकरण को क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। उसका व्यापक रूप हम पढ़े हैं, am क्या कहते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो, सी इक्वल जीरो, जिसमें जहां पर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये पर है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। और दो क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, कोई मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं कितना हल हो सकता है, इसका अनेक हल हो सकता है। इसका इसका जो सरल मतलब इसका जो रेखा होगा, आपको पूछेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की रेखा, ये जो कौन सा रेखा बनाता है, ग्राफ में कौन सा रेखा बनाएगा, तो आपको क्या बोलना, सरल रेखा यानी सीधी रेखा बनाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसा मतलब कैसा रेखा बनाएगा, तो आपको क्या बोलना, सीधी रेखा और सरल रेखा, ठीक है, क्लियर है। अब हम उसके बारे में उसके बाद आए, हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण तो हमको समझ में आया, युग्म युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता क्या है, जोड़ा। तो जिस मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा, लेकिन कितना होगा, दो ठो, कितना होगा, दो ठो। अब इसका भी व्यापक रूप हम क्या पढ़े, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल जीरो। और फिर क्या पढ़े, क्या कहते हैं, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल जीरो, यही पर है। और इसी का ये जो अभी जस्ट ये जो पढ़ रहे हैं, ये अनुपात किसका, उसी का है, a1, उतना तो क्लियर है। उसके बाद हम क्या पढ़े, क्या कहते हैं, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की विधि। दो चर वाले रैखिक, हम बोले ना अभी जो हम पूरा जो मतलब जो सब चीज़ सॉल्व करने वाले हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के ही मतलब युग्म के पर ही सब चीज़ हल करने वाले हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की तो कौन-कौन सी विधि होती है जिसके मतलब जिसके थ्रू हम ये पूरा चैप्टर क्लियर करते हैं। तो दो इसकी दो विधियाँ होती हैं। पहली आलेख की विधि, आलेख की विधि यानी ग्राफिकल मेथड, क्या बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड। तो आपको ग्राफ के थ्रू ये बनाएँगे, क्या बनाएँगे, ग्राफ के थ्रू आप ये बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा आता है हमारा, क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधि, क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि यानी अलजेब्रिकल मेथड, क्या बोलते हैं, अलजेब्रिकल मेथड। तो इसके थ्रू आप क्या कहते हैं, इसका इसका तो एक थ्रू होता नहीं, इसका 2-3 रास्ता होता है। तो पहला आलेख विधि यानी ग्राफिकल मेथड, इसके थ्रू आप बना सकते हैं। और दूसरा हम क्या बताएँ, दूसरा बताएँ, क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के 3 रूप होते हैं, मतलब 3 तरीके से इसको बना सकते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि, क्या बताया, प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा बताया विलोपन विधि, तीसरा बताया वज्र गुणनखंड विधि। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। फिर उसके बाद हम बताया संगत और असंगत, संगत और फिर उसका हम ये रेखा के बारे में बताया, प्रतिच्छेदी रेखा यानी एक दूसरे को कट करेगा तो एक हल होगा। संपाती रेखा, मतलब एक ही रेखा में क्या कहते हैं, एक ही रेखा पूरा सटा-सटा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब 2 रेखा आपस में सटा हुआ रहेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, संपाती, यानी उसका क्या होगा, अनेक हल होगा, क्या होगा, अनेक हल होगा। और क्या कहते हैं, समांतर रेखा यानी 2 पैरेलल में जाएगा, बीच की दूरी बराबर होगा दोनों रेखा, तो उसका एक भी हल नहीं होगा, उसका एक भी हल नहीं। और संगत रेखा, हम क्या बोले अभी, संगत, संगत क्या होता है, जब समीकरण निकाय किया, जब किसी भी समीकरण निकाय किया, एक हल हो या अनेक हल हो, तो उसे क्या बोलेंगे, संगत। जब किसी भी समीकरण निकाय का एक हल हो या अनेक हल हो, उसे क्या बोलेंगे, संगत।
और जिस मतलब क्या कहते हैं, जब किसी समीकरण के निकाय का कोई हल नहीं उसे क्या बोलेंगे? असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत। क्लियर है? और अभी ये जो क्या कहते हैं अनुपात के बारे में पढ़े, जस्ट इतना चीज़ आपको ये क्या कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में इतना चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते तो आपको कहीं भी ये चैप्टर में कहीं भी दिक्कत होने वाला है ही नहीं। और थ्योरी में खास करके आप कन्फ्यूज़ जो होता है ना बच्चा, जब कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मैथ बना रहे हैं, पहली बात तो आप मैथ बनाएँगे, इसमें तो ध्यान नहीं देंगे। तो ये अगर ध्यान ये बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, इस चैप्टर में ये हर चैप्टर का कुछ न कुछ बेसिक्स होते हैं। अगर वो बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो मैथ होता है, जो क्या कहते हैं उम, जो क्या कहते हैं हिसाब सब है, अगर वो बनाते हैं तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर ये बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो वो बनाने में अटक जाएँगे और ऑब्जेक्टिव तो और भी क्लियर नहीं होगा। ये अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हुआ तो ऑब्जेक्टिव में और फँसेंगे। तो इतना जितना हम बताएँ तो क्या ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा और ये सब क्लियर है, तो ये ज़रूर बताइएगा कि यही मतलब अगर ये क्लियर हो जाएगा 100% तो हम 2-4 बातें क्या कहते हैं इतना जो बताएँ ये अगर क्लियर हो जाएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं। और इसके थ्रू अभी अभी हम ये कोई भी हिसाब अभी आया नहीं, किसी भी हिसाब में अभी अभी तक तो कोई हिसाब बनाए नहीं। तो फिलहाल अब आते हैं मैथ के थ्रू। हाँ, तो हमारा चार्ट बनाया हुआ कौन-कौन सा हमको इम्पोर्टेंस मैथ लेना है। तो आलेख विधि यानी अभी पहला स्टार्ट करते किससे? आलेख विधि। यानी क्या कहते हैं, पहला हम क्या बोले 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म किया हल। कितने विधि होती है? 2 आलेख विधि और ज्यामिति विधि। पहला हम बीजगणितीय विधि सॉरी। तो बीजगणित विधि को अभी तो बाद की बात है, पहले आलेख विधि को ही पढ़ लेते हैं। पहले आलेख विधि यानी आलेख विधि को पहले हल करते हैं। तो पहला एग्जाम हमारा जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है यहाँ x+5 क्या है x प्लस वाई इक्वल 5 ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस वाई इक्वल इक्वल क्या है 1 ये समीकरण 2 है। तो ये 2 समीकरण तो 2 समीकरण किस में दिया जाता है? युग्म में। किस में? युग्म मतलब जोड़ा 2 समीकरण है। तो ये जोड़ा बन गया, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक इसी को हम क्या पढ़ेंगे क्या कहते हैं हम ग्राफिकल विधि में बनाएँगे। मतलब इसी मैथ को हम ग्राफिकल विधि से बनाते हैं। तो पहला हमको दिया गया x प्लस वाई इक्वल 5 और x माइनस वाई इक्वल 1 ये दिया गया, ठीक है? तो इसमें हम क्या क्या करते हैं दोनों का अलग-अलग मान निकालते हैं और मान निकाल के कम से कम 2 मान निकालेंगे और उसको किसमें बँटाएँगे ग्राफ में, किसमें? ग्राफ में और ग्राफ में हम इसका रेखा खींचेंगे, ठीक है? तो पहली वाली बात हमको समीकरण 1 लेना है, समीकरण 1 से यहाँ लिख देना है। पहले हल क्या लिखना है? हल समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो x प्लस वाई प्लस इक्वल 5 हम किसको आगे रखें? पहले x को ही रखते हैं तो 5 माइनस वाई ये जो y उधर जाएगा माइनस में होगा कि नहीं होगा? अब आपको एक सारणी बना लेनी है। अब आपको क्या बना लेनी है? एक सारणी यानी एक प्यारा-प्यारा सा एकदम सुंदर सा बॉक्स बना लेना है एकदम। सारणी बना लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ क्या लिख देना x और यहाँ क्या लिख देना y, ठीक है? ये सारणी बना लिए। ये सारणी कौन-सा है? समीकरण 1 का। किसका? समीकरण 1 का, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ हमको मान लेना, अपने मन से मान लेना, किसी का परमिशन नहीं, अपने मन से मान लेना, कोई भी मान ले, लेकिन आपको ये ध्यान रखना शॉर्टेड मान लें, छोटा-छोटा मान लें। ज़्यादा बड़ा लेंगे तो ग्राफ ज़्यादा बड़का लॉन्ग टाइम में जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा मान नहीं लेना, जितना कम हो सके उतना लेना और ये भी ध्यान रखना कि हम एक ही मान में अगर काम निकल जाए तो एक ही मान में निकाल लेंगे, 0 आए तो उसमें भी निकाल लेना है और ये भी ध्यान रखना कि हम मेरा जो मान है माइनस में ना जाए, माइनस में जाने के बाद प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। तो आपको ये सब हालाँकि वो भी कोई बड़ा वाली बात नहीं है, लेकिन हम जब अगर शॉर्ट में निकल सकता है, तो हम काहे ना निकलेंगे, इतना घूम के जाएँगे। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ अगर हम y का मान यानी अगर y का मान अगर 4 लेते हैं, तो x का मान क्या निकलता है? 1 क्या निकलता है? 1 ओ भाई कैसे बोल रहे हैं? कैसे 1 निकलता है? तो देखिए, मान लीजिए x इक्वल 5 माइनस y है। अगर y का मान कोई लेते हैं, मान लेते हैं y का मान 4 क्या लेते हैं? 4 तो 5 माइनस 4 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? यानी x का मान क्या निकल जाता है? 1 क्या निकल जाता है? 1 अगर वहीं हम 5 y का मान 5 ही ले लें, तो क्या आ जाता है 0 क्या आ जाता है 0 तो हम काहे ना 5 ही ले लें, 0 आ जाएगा। तो हम y का मान क्या लेते हैं 5 हम 5 लेते हैं तो x का मान क्या आ जाता है 0 क्या आ जाता है 0। अब देखते हैं फाइनली हम क्या करते हैं यहाँ, अब अब क्या करते हैं हम इसी में
x बराबर 5 माइनस वाई। अगर y का मान 0 ले लेते हैं, y का मान क्या लेते हैं 0, y का मान क्या ले लेते हैं 0, y का मान अगर 0 लेते हैं तो हमारा x का मान क्या निकलता है 5, क्या निकलता है 5। y का मान 0 लेते हैं तो x का मान क्या निकल जाता है 5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ये हम दो मान निकाल लिए। इसमें और भी आप मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो चार मान निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप ज्यादा निकाल के कोई फायदा नहीं, कम से कम मिनिमम दो निकालना ही जरूरी होता है। अगर ये इतना निकाल लेते तो क्लियर है। तो ये पहला निकाल लिया। अब आते हैं समीकरण 2 से। किससे? समीकरण समीकरण 2 से। तो मन में तो नहीं आ रहा है सर ये क्या करा रहे हैं? तो ऐसे ही होता है, पहले आपको मान निकालना, उसके बाद ग्राफ बनाना, ग्राफ में आपको रेखा खींचनी, उसके बाद क्लियर है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये 5 नंबर ये है कितने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये किस किस प्रश्न में पूछा जाता है? लॉन्ग टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न किसमें पूछा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है, ऐसा है जो। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हमारा क्या है? समीकरण 2 x माइनस वाई इक्वल 1। तो हम एक ठो को अगर x में की है, पहले x का मान इधर रखे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो सेम ही रखना पड़ेगा, x का ही इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ x इधर रखे हैं, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? x इधर ही रखना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? x बराबर 1 माइनस वाई। हालांकि उधर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका लफड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो हम काहे लफड़ा बढ़ाए? तो भाई हमारा ये आ गया समीकरण 2। इसको हम इसमें भी आप इसका इसके लिए और एक प्यारा सा क्या बना लीजिए? बॉक्स, यानी सारणी बना लीजिए, ठीक। यहाँ भी लिख दीजिए x और यहाँ भी लिख दीजिए y। आप फिर वही खेल खेलेंगे जो अभी शुरू में खेले थे। तो यहाँ क्या करना है? x बराबर, हालांकि ये आपको करना नहीं है, आपको मन में सोचना। क्या करना? मन में सोचना। तो 1 माइनस y है, y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या निकलता है 1। y का मान हम 0 लिखते हैं, x का मान क्या आ जाता है 1। कैसे आया? अगर हम मान लिए y, माना माना y बराबर 0, y बराबर 0, तो यहाँ 1 माइनस 0 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? यानी x इक्वल कितना आ जाता है 1, कितना आ जाता है 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो अब दूसरा मान मानते हैं। माना 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 कि क्या लेते हैं? माना कि क्या लें? माना कि क्या लेते हैं? एक्स बराबर 1 ले लें, एक्स बराबर 1 ले लें, सॉरी वाई बराबर, माना कि वाई बराबर 1 लेते हैं, तो एक्स का मान क्या आता है? वाई बराबर 1 लेते हैं, एक्स बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या आ जाता है? वाई का मान अगर 1 लेते हैं, एक्स बराबर क्या आ जाता है 0। तो हमारा ये शॉर्टकट मान में, मतलब क्या बोलते हैं, पूरा सरल वाला मान निकल गया। तो इससे हम, मतलब जब मेरा सरल वाला मान निकल सकता है तो हम सरल वाला ही मान निकाल के कहीं ना ग्राफ बनाएंगे। अब आते हैं हम ग्राफ बनाने में, इसमें आते हैं ग्राफ। अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? पहली बात, यहाँ जो बोर्ड में है तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होगा। आप लोगों का ग्राफ का अलग कॉपी मिलता है, और क्या कहते हैं, बोर्ड में भी कॉपी मिलता है अलग से, और फिर जो स्कूल का एग्जाम होता है वहाँ भी अलग से कॉपी मिलता है, पेज मिलता है। तो आप उसमें बनाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ यहाँ थोड़ा बहुत ये हो सकता है, तो हम बताने के लिए इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और क्या कहते हैं, ये एक्स डैश एक्सिस, अब वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, ठीक है। इसमें हमको ये देखना है कि हमारा प्लस वाला मान है, तो ये हम इधर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जो हमारा प्लस वाला मान है, तो प्लस वाला, प्लस कहाँ होता है? ऊपर और इधर। तो हम क्या करते हैं? ऊपर वाला बढ़ाते हैं, ना कि ये नीचे वाला। इधर थोड़ा रखेंगे, ये दोनों क्या रखेंगे? थोड़ा। बोले सर का है? तो हम जुगाड़ू आदमी समझते हो? जुगाड़ू में क्या होता है, जिसकी जरूरत होती है वही हम खर्च करते हैं, मतलब उतना ही उपयोग करते हैं। अब जरूरत ही नहीं, फालतू हम वेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं मेरा मान क्या है, मेरा मान प्लस में है, तो इधर जो जाएगा माइनस में, और नीचे में जाएगा माइनस में। तो माइनस है ही है ना भाई, हम माइनस बड़का करके क्या फायदा? कोई दिक्कत, कोई फायदा है क्या? नहीं। तो हमको बड़का बड़ा किसको करना है? जो प्लस वाला ये दोनों है मेरा, बस हो गया। अब यहाँ ये जो क्या होता है? एक्स एक्सिस। अब ये एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ मान क्या ले लेते हैं? एक। यहाँ क्या लेते हैं? एक। और यहाँ क्या लेते हैं? दो। यहाँ लेते हैं तीन। यहाँ लेते हैं चार। यहाँ लेते हैं पाँच। यहाँ लेते हैं छः। हालांकि हमको ज़रूरत कितना है? पाँच तक, हम पाँच ही तक रखेंगे। यहाँ लेते हैं एक। यहाँ लेते दो। यहाँ लेते तीन। बराबर बराबर आप लोगों को नाप के लेना। यहाँ तो अपने मन से लेते अपने मन से, ऐसा ले ही नहीं सकते। वहाँ तो भगैये के मारेगा। तो ऐसा ऐसा ले सकते हैं? नहीं। आपको नाप नाप के बराबर बराबर लेना है स्केल के माध्यम से, ठीक है। एक दो तीन। अब लेते हैं यहाँ चार। यहाँ लेते हैं पाँच। यहाँ लेते हैं छः। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इधर माइनस में भी एक दो ले लेते हैं, एक और माइनस दो। इधर भी माइनस एक, ठीक है, और माइनस दो।
कोई दिक्कत नहीं, इधर का हमको ज़रूरत नहीं है, जिधर का ज़रूरत है उधर ही लेंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, हमारा जो पहला का x का मान है, किसका मान है? x का, क्या है? x का मान है, तो x वाला किधर है? x वाला प्लस वाला, x का मान किधर है? x, और x का मान क्या है? 0, 0 प्लस में, किसमें? प्लस में, 0 किसमें? प्लस में, तो प्लस देखिए प्लस होता है ई साइड, ई साइड क्या होता है? ई जो है, ई जो है, ई प्लस वाला है, ई जो है, ई क्या है? माइनस वाला, ई जो ऊपर वाला है, ई प्लस वाला है, और ई जो है, ये माइनस वाला है, तो ये प्लस वाला, तो प्लस वाला जो है 0, तो 0 तो यही होता है, ये जो मूल बिंदु है ना, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, मूल बिंदु का मान होता है 0, और 0,0, मूल बिंदु का मान क्या होता है? 0। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है मूल बिंदु का मान, मूल बिंदु का क्या लिखना? मूल बिंदु का मान, मूल बिंदु का मान, मूल बिंदु का मान 0,0, यानी 0,0 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये ऑब्जेक्टिव के लिए, तो मूल बिंदु का मान 0, 0, तो यहाँ हमारा 0 तो आ गया, 0 ही। अगला क्या है हमारा? y, y, y देखते, y, y तो इधर भी है, इधर भी है, भैया किधर का भाई? किधर का भाई? ऊपर वाला ही, नीचे वाला, तो हम देख रहे हैं ऊपर, ऊपर में प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस लिखना होगा, क्या लिखना होगा? प्लस, 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 हम भूल गए, वाह रे वाह, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो इधर दे दिया, ठीक है। अगर प्लस नहीं हो करेगा चलेगा, क्योंकि वो छिपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आपको हम क्या लेना है? एक्स का मान क्या है? एक्स का मान 0 ले लिया, 0 यही है, 0 यही है। अब वाई, वाई 5 है, वाई क्या है? 5, 5 यहाँ है, ठीक, 5 यहाँ है, तो ये यहाँ से हमारा समीकरण ये जो है हमारा यहाँ आ गया, मतलब इसका जो पहला का मान यहाँ आ गया है, ठीक है। यहाँ हम टिक कर लेंगे, मतलब टिक मतलब गोला कर लेंगे, थोड़ा मोटा सा ऐसे जगह देंगे, जगह दिए, कॉपी में आप लोगों को करना है, ठीक है। अब दूसरा मान, ये ठो मान है, इसको ठीक करते हैं। एक्स का मान है 5 है, एक्स भाई किधर का है? इधर का भी, उधर का भी है, यहाँ एक्स किसका है? प्लस, या कुछ नहीं तो कुछ प्लस छिपा है, तो प्लस यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब वाई का मान क्या है? 0, वाई का मान क्या है? 0, वाई का मान 0 है, तो 0 यानी यही आएगा, जो ये इन दोनों का जो मान आ गया उसको क्या करेंगे? ऐसे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके मिला देंगे, तो ये जो ग्राफ आएगा, ये जो रेखा बनेगा, वही इसका समीकरण 1 का बनेगा। तो आप लोगों को यहाँ क्या लिखना है? पहली बात यहाँ जो लिखे, ये जो इधर घेरे थे वहाँ क्या लिखना है? 0 और 5, 0 और 5। 0 क्यों लिखे और 5 क्यों लिखे? तो ये 0 और 5 किसको दर्शाता है? 0 यानी x का मान, और 5 यानी y का मान, तो पहला वाला का 0 x का मान और 5 y का मान है कि नहीं है? यहाँ लिखे। और ये जो अभी आया हमारा, यहाँ क्या लिखना है आपको? यहाँ लिखना है 0, क्या कहते हैं, 5x का मान, 5 और y 0 का मान, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना आप लोगों को, ब्रैकेट में लिख दिए 5x का मान और y 0 का मान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो सॉरी, y का मान 0, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख देना होता। अब हम ये किस समीकरण से लिखे हैं? ये समीकरण अगर आप दर्शाते हैं तो आपका ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ समीकरण दर्शा देते हैं इस रेखा में, समीकरण हमारा क्या है? समीकरण 1 है, क्या समीकरण 1? x प्लस वाई इक्वल 5, ये हमारा समीकरण 1 है। अगर ये दर्शाते तो ज़्यादा बेटर होता, अगर नहीं हुआ दर्शाइए तो कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि ये 5 नंबर वाला है, तो दर्शा दीजिएगा, ज़्यादा ही बेटर रहेगा। अब दूसरा समीकरण से, दूसरा समीकरण का मान बैठाते हैं। x का मान हुआ है 1, 1 प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला, तो यहाँ आएगा 1। अब y का मान क्या है? 0, 0 तो यही है भाई। तो y और x और y 0 सभी का मान क्या था? 0 यही होता। तो यहाँ आ गया हमारा, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम ब्रैकेट में? x का मान है 1, 1 को पहले लिखते हैं। अगर यहाँ 1,0 लिखा रहा है, इसका मतलब ये जो पहला वाला मान है x और दूसरा वाला मान है y, तो ये समझना जरूरी है। कोई कोई बच्चा को ये भी कंफ्यूजन होता है, ये कौन तो x का, कौन तो y, पहला वाला होता है x और दूसरा वाला जो y, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है हमारा? यहाँ हम क्या लिख दे? 1,0, ठीक है, 1,0। मेरे ख्याल से देखने में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप लोगों को समझना बात, क्योंकि ये बोर्ड में है, ये वो वाला भी बोर्ड नहीं है एलईडी बोर्ड की, उसमें भी अच्छा से समझा सकते हैं, ऐसे फाड़ फाड़ के ऐसा है नहीं। आते हैं हम सेकंड में, हम x का मान क्या है? x का मान 0, 0 तो यही, y का मान क्या है? 1, y प्लस में या माइनस? प्लस में, या ऊपर, तो यहाँ आ गया, तो इसका जो ग्राफ आएगा ऐसे ही आएगा, इसके पीछे, इसके पीछे, यानी क्या आ गया मान? x का मान, x का मान है 0, x का मान क्या है? 0, और y का मान है 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ऐसे कर देना है, ठीक है। ये समीकरण किससे है? समीकरण, समीकरण, समीकरण किससे है? समीकरण, समीकरण, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है? समीकरण 2, x माइनस वाई इक्वल 1, ये समीकरण 2 से है। तो अगर ऐसे लिख देते हैं तो हमारा क्या कहते हैं,
हमारा मतलब ये जो क्वेश्चन होता वो आपका अच्छा और मार्क्स के लिए मतलब 5 मार्क्स का अगर है तो वो उसमें नंबर नहीं काटेंगे कोई भी, मतलब ज़रा सा भी क्लू नहीं मिलेगा उसको। तो हम इसमें देखते हैं कि ये मतलब इसमें कौन सा हल निकलेगा, कौन सा रेखा बनता है, तो देखते हैं 1/1 प्लस 1/1 इक्वल 1/-1 यानी प्रतिच्छेदी। ये आगे चल के ये रेखा ना कहीं मिलेगा ऐसे, धड़ाक से ऐसे काटेगा, कहीं न कहीं ये कटेगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या कहते हैं आलेख विधि का ये जो पहला हमारा एक मतलब पहला जो हिसाब था, पहला जो मैथ एग्जाम्पल नंबर 1 था, तो आलेख विधि से हमने सॉल्व किया। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हो जाता, एक हिसाब में इतना टाइम ले लिया। पहला मेरा समीकरण 1 था, इस समीकरण 1 का हम 2-3 मान निकाले, समीकरण 1 से 2-3 मान निकाले। उसके बाद समीकरण 2 से हम आए, 2 से समीकरण 2 से हम क्या किए, फिर 2-3 मान निकाले, मतलब समीकरण 2 के थ्रू 2-3 मान और निकाले। यहाँ भी 2-3 मान निकालने के बाद उस मान को हम पहले बात एक क्या बनाए, एक क्या कहते हैं एक्स क्या कहते हैं एक्स का लाइन और वाई का लाइन यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या किए ग्राफ में बनाए। उसके बाद हम उसका मान वैल्यू मतलब टिक करके और उसका हम क्या कहते हैं ग्राफ खींचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यही होता है, क्या होता है आलेख विधि, क्या होता है इसी को क्या बोलते हैं आलेख विधि, क्या बोलते हैं आलेख विधि। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये हर साल हर मतलब आलेख्य विधि, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर साल हर पेपर में मैथ का पेपर में हर साल आपको देखने को मिलेंगे। और ये 1-2 नंबर का नहीं, ये टोटल 5 नंबर का है, तो अब 5 नंबर का कीमत पता ही होगा और मैथ का भी। तो आपको ये आपको कन्फर्म कर लेना है ये पूरा तरीका आलेख विधि का। तो जिस प्रकार हम बनाए मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं हमारा बीजगणितीय विधि, क्या आते हैं बीजगणितीय विधि, इसको यहीं रहने देते हैं। मूल बिंदु का मान क्या होता है 0,0, ठीक है। अब आते हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में हमारा पहला है प्रतिस्थापन विधि। बीजगणितीय विधि में तो हम बोले बीजगणितीय विधि का 3 रूप होता है, 3 तरीका होता है। बीजगणितीय विधि का क्या-क्या तरीका होता है? पहला प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो पहला इसके बारे में समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? प्रतिस्थापन विधि, इसका मान जो निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि के थ्रू एक समीकरण का मान एक समीकरण को दूसरे समीकरण में बैठाने के बाद हमारा मान मतलब निकल जाता है, ये प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन के लिए भी हमने एग्जाम्पल्स रखे हैं प्रतिस्थापन के लिए। प्रतिस्थापन का पहला क्या कहते हैं एक एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल 14, एक्स प्लस वाई इक्वल 14 समीकरण 1 है, क्या समीकरण 1। और दूसरा है एक्स माइनस वाई इक्वल 1 माइनस क्या कहते हैं हम ये जो है हमारा समीकरण दिया गया, मतलब 2 समीकरण दिया गया, इसको किस विधि से बनाना प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है एक समीकरण को चाहे इसको और इसको किसी एक पदों में चेंज कीजिए, मतलब वाई या एक्स पदों में चेंज कीजिए, तो हम किस में करिएगा, तो हम मान लीजिए कि एक्स को रहने देते हैं, वाई को उधर भेजते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो पहले लिख देते हैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि विधि से अगर ऐसे लिख देते तो थोड़ा अच्छा लगता है, और फिर जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करेगा तो उसको ताल लग जाएगा किस विधि से बना रहा है, तो ये आपके लिए और उसके लिए भी भला होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल 14 समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। तो इसमें x का मान अगर x का इधर रखते हैं तो 14 और माइनस ये जो y है उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी ये हमारा समीकरण क्या बन गया 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 तो ऑलरेडी था, हम दूसरा कौन सा समीकरण क्रिएट किए 3, ठीक है। अब ये समीकरण का मान है हम दूसरा में है, मतलब ये दूसरा में बैठाएंगे, बैठाने के बाद हमारा x और y दोनों का मान निकल जाएगा, बस उसी को क्या मतलब प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। लेट्स आगे बढ़ते हैं, हमको क्या लिखना है समीकरण 1 समीकरण 3 को समीकरण 3 समीकरण 3 को समीकरण 2 में समीकरण 3 को समीकरण 2 में किसमें जाके थोपना है 2 में, किसमें 2 में 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखना है प्रतिस्थापित करने पर, तो ऐसा हमको लिख देना है। उसके बाद समीकरण 2 क्या हमको लिखना है एक्स माइनस वाई इक्वल 1 समीकरण 2, ठीक है, ये लिख दिया। अब जो हम क्या कहते हैं एक्स का मान क्या है, एक्स यहाँ एक्स नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे एक्स का मान हमारा दिया क्या है, एक्स का मान हमारा एक्स बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर 14 माइनस वाई, ये लिख दिया और माइनस वाई इक्वल 1,
ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है उसको बाहर निकालना, ब्रेक 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसमें आते हैं, यहाँ 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 14 इधर y और y, माइनस माइनस जुटता है कि घटता है, जुटता है, तो माइनस 2y और एक ये 14 है उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। घटने के बाद माइनस 2y और ये इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या कहते हैं 14 में एक जाए कितना बचेगा 13, लेकिन बड़ी संख्या का साइन किया माइनस, तो माइनस, इसलिए y बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 13 बट्टा ये 2 कहाँ चला जाएगा, हर में, यानी y बराबर क्या आ जाएगा 13/2, 13/2, ये मान निकल गया हमारा, y बराबर 13/2, y बराबर 13/2। अब उसी में हम मेरा मान यहाँ क्या लिखना है, अब अगला बार y का मान समीकरण 1 में जो शुरू का समीकरण होता है ना उसमें बैठाने पर y का मान समीकरण समीकरण हालांकि अगर आप चाहेंगे तो ये 2 में भी बैठा सकते हैं, ये 2 का तो निकाल, हाँ 2 में भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम हालांकि आपको याद रखना है शुरू वाला, सबसे शुरू वाला में बैठाइएगा, सिंपल होगा। y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आपका है रखेंगे भाई, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको x का मान निकलेगा, तो y का मान, तो पहला समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14, तो x का मान तो हमको निकालना ही है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है 13/2 इक्वल 14, ठीक है, या कोई नहीं तो 1, इसका लेते हैं एलसीएम 2, यानी 2x प्लस 13, अब आते हैं 14, कोई नहीं तो 1 क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, 2x प्लस 13 बराबर 14 दूनी 28, क्रॉस मल्टी गुना समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो आगे आते हैं, आगे हम करते हैं 2x, ये 28 है और 13 को उधर भेजेंगे तो -13, अभी इक्वल क्या होता है 2x इक्वल 28 में 13 जाएगा तो 8 में 5 और 1 15, यानी इसलिए x इक्वल 15/2, यानी x का मान और y का मान दोनों हमारा निकल गया। तो हमको तो यही तो वैल्यू फाइंड करना था, मतलब x और y का मान निकालना था, लेकिन ये किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि वाला जो एग्जाम्पल था, ये प्रतिस्थापन विधि का एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है। तो फिलहाल मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगा। इन बातों पर गौर देना कि प्रतिस्थापन विधि लिखना है, उसके बाद एक जो समीकरण है समीकरण 1 मानना है, उसके बाद अगला समीकरण यानी x या y बराबर यहाँ बराबर करना है, यहाँ x के बाद इधर जितना भी मान होगा उधर कर देना, यानी तो y बराबर x को उधर कर देना। उसके बाद ये जो x आएगा वो समीकरण 2 में 3 में बैठाने पर टोटली मान निकल जाएगा, x का निकलेगा तो y का निकाल लीजिएगा, अगर y का निकलेगा तो x का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। मेरे ख्याल से ये प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया। इसी से रिलेटिव हमारा एक्सरसाइज का, हमारा जो एक्सरसाइज का है 3.1 2 3 4 5 जितना जितना भी है उसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से, तो उसको एक दो लेते हैं क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, क्या लिखना है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु आयु उसके पुत्र, उसके उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु से तीन तीन गुनी तीन गुनी तीन गुनी तीन गुनी हो जाएगी, हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष बाद नहीं है, पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु, उसके उसके पुत्र की आयु आयु की 7 गुनी थी, क्या थी 7 गुनी 7 गुनी थी 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु, तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करें, आयु ज्ञात करना है, ज्ञात करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। ये हमारा है क्या कहते हैं हम प्रतिस्थापन के लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है, ठीक है। आते हैं हम इसमें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु
से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मान लीजिए हम कोई चीज़ समझने क्या कहते हैं, इस प्रश्न को समझने के लिए क्या बोले हैं, एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आप अगर आपका बच्चा हालाँकि आप सभी तो स्टूडेंट हैं, हम भी तो स्टूडेंट हैं, तो कोई किसी और को ये एग्ज़ाम्पल शोभा नहीं देता। चलिए एग्ज़ाम्पल कह लें, डायरेक्टली समझते हैं। 5 वर्ष 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद जैसे मान लीजिए अभी 2026 चल रहा है, 2026 चल रहा है, 5 वर्ष बाद तो कितना होगा 2031 यानी उसमें जुट रहा है, क्या हो रहा है? मतलब 5 वर्ष बाद अगर जैकब की बात बोले, अगर जैकब को छोड़ के गोली मारो या कोई और ले लो एबीसीडी, अगर वर्तमान समय में अगर उसका 10 साल है, तो 5 वर्ष बाद उसका क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 वर्ष बाद कितना होगा? 15 होगा कि नहीं होगा? 15 साल। क्यों? बाद बाद का अर्थ है क्या? वो आने वाले, जुटने वाले। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की भी आयु पहले बात पहली बात तो 5 वर्ष उसका बढ़ेगा तो उसका पुत्र भी का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यानी अगर एबीसीडी का उम्र 5 साल बढ़ा, उसका जबकि उसका औलाद भी है, बच्चा भी है, तो 5 वर्ष यानी एबीसीडी का 10 साल है और 5 साल होने के बाद हालाँकि 10 साल होगा तो बच्चा कैसे हो जाएगा? तो एबीसीडी यहाँ 25 साल कर देते हैं। कितना है? 25 साल, ठीक है? एबीसीडी पहले 5 साल बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा? 30। तो उसका बेटा का मान लो डी क्या कहते हैं ई का उम्र अगर 10 साल है तो 5 साल इसका कितना हो जाएगा? 5 साल बाद कितना हो जाएगा? इसका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो उसी प्रकार उसके बाद 15 होने के बाद अब वो क्वेश्चन में कहता है कि ये है ना एबीसीडी अपने बच्चा का उम्र से 3 गुना है। कितना गुना है? 3 गुना। तो इसमें गुना कर देंगे तो 15 तिया 45। कितना आ जाएगा? 45। तो इसको आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं और इनडायरेक्टली भी बना सकते हैं। तो पहले इनडायरेक्टली समझा देते हैं क्योंकि समझने के लिए पहले इनडायरेक्टली ज़रूरी है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पहले यहाँ लिखिए 5 वर्ष बाद। क्या लिखिए? नहीं, पहले मानना है, हमको क्या करना है? मानना है। माना माना कि माना कि जैकब जैकब की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्या है? x वर्ष है तथा उनके पुत्र उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। क्या है? y वर्ष है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो अब आते हैं 5 साल बाद। अगर 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 जैकब की आयु अभी कितना है? x वर्ष। 5 साल क्या होगा? x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? 5 साल बाद x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार अगर जैकब के पुत्र का अभी वर्तमान में y वर्ष है तो 5 साल क्या होगा? 5 साल बाद क्या होगा? y प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? तो मतलब 5 साल बाद क्या लिखना है यहाँ? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किसका आयु? जैकब का आयु। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा? अभी x साल है तो 5 साल कितना होगा? 5 साल बाद कितना होगा? x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत यहाँ क्या कर देना? वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। उसी प्रकार 5 वर्ष बाद जैकब की पुत्र की आयु, किसकी आयु? पुत्र की आयु आयु बराबर तो उसका अभी कितना है? y और 5 साल बाद कितना हो जाएगा? y प्लस 5। तो इतना हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब वही प्रश्न से क्या करना है? प्रश्न से डायरेक्टली प्रश्न से लिखना है। हालांकि हम डायरेक्टली भी प्रश्न से कर सकते हैं तो इसके बारे में बाद में बताएंगे डायरेक्टली कैसे करते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यहाँ क्या लिखना? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु और पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले यहाँ क्या लिखते हैं? प्रश्न से। क्या लिखते हैं? प्रश्न से। यानी प्रश्न में क्या कह रहा है? ठीक है, जैकब की आयु है। जैकब का आयु कितना? x प्लस 5 कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो उनका वर्तमान आयु। तो पहली बात यह 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से
पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। यहाँ अगर इक्वल कर दें, क्या कहते हैं, y इक्वल 5 + 5 × 3 इतना कर दें, मतलब अभी जैकब का उम्र कितना है? मतलब 5 साल बाद कितना होगा? x + 5, और उसका बेटा का उम्र 5 साल बाद कितना? y + 5, 5 वर्ष। लेकिन जो ये है, क्या कहते हैं, जैकब अपनी मतलब पुत्र से 3 गुना है। कितना उसका आयु कितना? 3 गुना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम डायरेक्टली? x + 5, इसको गुना करेंगे 3y, और 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो इधर जो 3y, मतलब 3y इधर आ जाएगा, क्या कहते हैं, x - 3y, ये 5 उधर जाएगा तो 15 में 5 घटेगा, कितना बचेगा? 10। इसलिए इसका समीकरण जो निकल जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा हमारा? 10 निकल जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा हमारा? समीकरण 1। ये समीकरण 1 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा हमारा? समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत। अब आते हैं अगला। इसी में इसी प्रकार हमको मानना होगा, क्या मानना होगा? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब क्या लिखना है यहाँ? जगह भी नहीं है, नीचे में लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर। अब मान लीजिए कि किसी आदमी का, अभी मान लीजिए किसी बच्चा का 10 साल अभी उम्र है, 2026 में कितना साल? 10 साल उम्र है। तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना होगा? 5 साल पहले उम्र उसका कितना होगा? उसका 5 साल अगर पहले उम्र बोलेंगे तो 5 साल घटा देंगे, यानी 5 साल होगा। 5 साल होगा कि नहीं होगा? या नहीं तो किसी और का मान लीजिए, किसी किसी मतलब जवान आदमी का उम्र है कितना? 26 साल। कितना साल? 26 साल। तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना हुआ होगा? 26 में 5 घटाएंगे, 21 साल होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ क्या करें हम? घटा रहे हैं। क्या करें? घटा रहे हैं। जो पूर्व की बात बोली, पूर्व यानी पहले, पूर्व में घटा रहे हैं और बाद में पश्चात में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या करना है? तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या करेंगे? अभी कितना? x, और 5 वर्ष कितना होगा? 5 x - 5, x - 5 वर्ष। क्या लिखेंगे? x - 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, किसका आयु? पुत्र की आयु बराबर y - 5, y - 5, y - 5। तो इसमें भी लॉजिक दिया गया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी थी? 7 गुनी थी। फिर प्रश्न से किसमें आना? प्रश्न से पुत्र की आयु। तो यहाँ क्या लिखना? जैकब की आयु, फिर x - 5 बराबर अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अपने पुत्र की आयु कितना है? y - 5, और पुत्र की आयु ये है। अब उसमें कितना गुना है? 7 गुना है। ठीक है, यहाँ 7 गुना लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? x - 5 और बराबर 7 से गुना कीजिए 7y, और 7 × 35। ठीक है, कोई दिक्कत? x 7 को इधर लिखेंगे -7y, और बराबर ये 5 उधर जाएगा तो -35, और ये 5 उधर जाएगा प्लस प्लस हो जाएगा, तो घटने के बाद कितना जाएगा? इसलिए x - 7y = 35 में, अगर 35 में क्या कहते हैं, 35 में 5 घटेगा तो -30 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? ये हमारा दूसरा समीकरण निकल गया। क्या निकल गया हमारा? दूसरा समीकरण। क्या निकल गया हमारा? दूसरा समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। मतलब ये 2 समीकरण निकल गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ये जो दूसरा समीकरण है, हम उसी को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चेंज। यही कर दीजिए मान लीजिए, इसलिए हम यही कर दें, x में चेंज कर देते हैं। x को रहने देते हैं -30, ये x है उधर रहने देंगे तो +7y। तो हमारा ये निकल गया x का मान। ये इसको मान लीजिए समीकरण 2 ही मान लीजिए, इसको समीकरण नहीं मानते हैं। तो समीकरण 2 क्या मानने हैं? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या आ गया? x बराबर -30 + 7y। ठीक है, अब क्या लिखना? x का मान किस में रखने पर? किस में रखने पर? समीकरण 1 में। क्या लिखना है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या हमारा? समीकरण 1 हमारा है x। क्या है? x लिखना नहीं है। x का मान हमारा क्या है? वही लिखना है -30 + 7y बराबर सॉरी -3y इक्वल कितना है? 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसमें -30 क्या करते हैं? -30 को उधर लेके जाते हैं तो 7y में 3y घटेगा कितना है? 4y, और इक्वल उधर 10y में हम उधर 30 क्या कहते हैं? -30 उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा? 30। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 10 और 30 40 हो जाएगा, और बराबर 4, यानी कटने के बाद y बराबर कितना साल हो जाएगा? 10 साल। y बराबर यानी y कितना हो जाएगा? 10 साल। कितना हो जाएगा? 10 साल। अब आते हैं, यही y का मान
y का मान समीकरण किस में रखने पर 1 पे, हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि में वही होता है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा है क्या, x प्लस क्या है हमारा समीकरण 1 क्या है, x माइनस थ्री वाई इक्वल इक्वल कितना है, इक्वल हमारा 10 है, इक्वल कितना है हमारा 10 है, कितना है 10। तो इसमें क्या कहते हैं x3 y का मान कितना 10 निकला, ठीक है 10 x, और ये माइनस 10 गुना 3 बराबर 30 अब बराबर 10, इसलिए x बराबर 10 मतलब 30, 10 इधर रहेगा 30 उधर जाएगा तो प्लस 30, इसलिए x बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 40 वर्ष। यानी यानी हमको क्या मिल गया कि y हम किसको माने, y माना कि जगह की आयु वर्तमान आयु x है और क्या कहते हैं उसके पुत्र की आयु y है, तो y निकल गया उसका पुत्र की आयु, और जैकब की आयु कितना निकल गया 40 वर्ष, कितना निकल गया जैकब का आयु 40 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टेट में करते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं, क्या करते हैं शॉर्ट। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। देखिए हम हर चीज को बनाने का बहुत तरीका होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको टाइम भी बचाना है, तो इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे टाइप में किस तरह बना सकते हैं, तो हमको डायरेक्टली क्या लिखना, प्रश्न अनुसार क्या लिखना, पहले मान लेना है, क्या करना, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु कितना है एक्स वर्ष, क्या है एक्स वर्ष, और उसके पुत्र की आयु पुत्र की वर्तमान वर्तमान आयु कितना है वाई वर्ष, ये मान लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इतना मान लिया। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार क्या है 5 वर्ष बाद क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार प्रश्न 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 अनुसार, ठीक है अनुसार ये लिख दिया, और यहाँ क्या लिखना 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ऐसे लिख के 5 वर्ष बाद ऐसे लिख के आप कोमा कर दीजिए, यानी तो पहले लिख दीजिए यहाँ क्या लिखिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद प्रश्न अनुसार, क्या लिखना है यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब हमको क्या किया गया, जैकब का आयु, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब का आयु x प्लस 5 क्या हो जाएगा x+5, वो जैकब और उसके बेटा का उम्र कितना होगा x प्लस वाई, क्या कहते हैं y+5 होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो अपने बेटा से कितना साल मतलब कितना गुना है, 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना, तो अब डायरेक्टली इसको निकालिए x+5 इक्वल वाई 3 वाई और +5 क्या 15 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या कहते हैं 5, ये 3y(x) माइनस 3y इधर हो जाएगा और उधर 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, ये समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार फिर से लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे यहाँ 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे प्रश्न अनुसार मतलब जो प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। अब फिर क्या कहा गया हमें 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पीछे, तो पीछे यानी x-5 और फिर y-5, लेकिन इस साल कितना गुना है, वो अपने बेटा का 7 गुना है, कितना गुना 7 गुना, तो फिर से निकालना x-5 बराबर 7y और -35, ठीक है तो दिक्कत नहीं, दिक्कत फिर x को रहने देते हैं, इधर 7y को इधर लेके आते हैं, 7y को इधर करते हैं 7y -7y उधर जाएगा तो 35 और -5 उधर जाएगा तो +5, इसलिए x-7y बराबर -35 में 5 घटेगा कितना बचेगा, तो -30 क्या बचता है -30, ये समीकरण क्या निकल गया 2। अब उसी प्रकार जिस प्रकार हम अभी तुरंत निकाले थे तो हमारा दोनों समीकरण निकल गया, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं, तो हर चीज़ के 2 आपको शॉर्ट टाइप खोजना है कि किस तरह से हम जल्दी निकलें, तो ये इस तरह से आप तुरंत ही निकल सकते हैं और जल्दी 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए उतना तो टाइम बिताना नहीं, ठीक है। हमारा ये प्रतिस्थापन के लिए जो ये तो हमारा चैप्टर का क्वेश्चन था, और जो हम प्रतिस्थापन वो तो समझा ही दिए। अब आते हैं हम क्या कहते हैं प्रतिस्थापन के बाद क्या बनाए थे हम, दूसरा विधि का नाम क्या था हमारा प्रतिस्थापन, विलोपन विधि, क्या विलोपन विधि।
मतलब प्रतिस्थापन विधि के बाद हमारा जो बीजगणित क्या कहते हैं बीजगणितीय विधि का हमारा जो था वो विलोपन विधि था। क्या था? विलोपन विलोपन विधि। विलोपन विधि होता क्या है? सबसे सरल विधि। सबसे विलोपन विधि को अगर मानिए तो विलोपन विधि अगर सबसे सरल विधि अगर मानते हैं आप किसी को, तो आप विलोपन विधि को मानिए। सबसे बेस्ट होगा और आपका टाइम भी बचाएगा, हर जगह आपका साथ देगा, सबसे बेस्ट माना जाता है। तो विलोपन विधि में होता क्या है, इसमें मान बराबर किया जाता है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारा विलोपन विधि के लिए, विलोपन के लिए एक क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इक्वल कितना है हमारा 5। क्या है? 5 समीकरण 1। और 2x माइनस 3y इक्वल 4 है। ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 है। इसमें क्या किया जाता है, या नहीं तो अगर आप किसको बराबर कीजिए, x और x को, दोनों समीकरण में x और x को बराबर कीजिए, या नहीं तो दोनों समीकरण में y को बराबर कीजिए। बराबर करने के बाद आपका ये दोनों, अगर ये दोनों में से कोई एक बराबर होता तो आपका मतलब आपका ये विलोपन विधि मतलब बन जाता। अगर बराबर नहीं होता, अगर चाहते ये अचर पद बराबर हो, तो ऐसा नहीं है। आपका एक्स और वाई बराबर होगा तो ये विलोपन विधि बनेगा। तो अब बोलिए कि सर यहाँ तो एक्स प्लस वाई है, यहाँ तो 2x है, तो कैसे होगा? तो हम बराबर करते हैं। बोलिए किसको बराबर करें? तो हमको पहला वाला यानी किसको बराबर करना होगा, एक्स, मतलब हमको चाहे तो हम एक्स को भी बराबर कर सकते हैं और वाई को भी। तो पहले बोलिए हम किसको बराबर करें? तो हम किसको बराबर करते हैं? हम इसमें एक्स को करते हैं। किसको करते हैं? एक्स को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अगर एक्स में एक्स को 2 से गुना करेंगे तो होगा ना, तो 2x हो जाएगा, यानी ये तो बराबर होगा, इधर भी बढ़ जाएगा। तो फिलहाल हम इसको इसमें क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर क्या लिखते हैं इसमें, अगर 2 से गुना करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, कम से कम ये तो मान तो बराबर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें लिखते हैं विलोपन विधि में क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से, किससे, 2 से गुना करने पर, किसी गुना पर करने पर, 2 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। एक्स प्लस वाई इक्वल 5, गुना किसे करना, 2 से गुना करेंगे, ये सभी से गुना होगा। तो 2x, एक्स गुना 2 बराबर 2x प्लस एक्स गुना वाई बराबर 2y, एक्स 5 गुना 2 बराबर 10। ये समीकरण कितना निकल गया, 3। हमारा कितना निकल गया, 3। 2 तो था ऑलरेडी, अब इसको क्या मानेंगे, 3। तो ये हमारा 3 निकल गया। अब इन दोनों में देखिए, ये पहला वाला मान, ये पहला वाला मान बराबर है। अब इसको डायरेक्टली कटा सकते हैं। क्या करेंगे, समीकरण, इसमें 2 बातें आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये दोनों का साइन मतलब सेम ही है, क्या है, सेम है, तो ये इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ घटाने पर। क्या लिखना पड़ेगा, घटाने पर। अगर इन दोनों में साइन आपका सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आपको क्या लिखना है, जोड़ने पर। क्या लिखना है, जोड़ने पर। अगर जोड़ने पर लिखते हैं तो साइन चेंज नहीं करना पड़ता, अगर घटाने पर लिखेंगे तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप बात थोड़ा ऊपर से जा रहा है। क्या बोल रहे हैं, अगर इन दोनों में से अगर ये कर रहे हैं, देख रहे हैं साइन अगर सेम है, तो आपको यहाँ मानने में, अभी हम मानेंगे ना, तो वहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, घटाने पर। अगर साइन सेम नहीं रहा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। क्या लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। जोड़ने पर लिखेंगे तो क्या, अब ये आते हैं, यहाँ हमारा साइन क्या है, सेम है, साइन क्या है, सेम है, प्लस है, प्लस है। तो हम ये प्लस को अगर माइनस करेंगे तो हम ना कटेगा। अगर यहाँ पे 2x है और 2x दोनों साइन सेम है रहा, कटेगा थोड़ी, जुटिए नहीं जाएगा। 2x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 4x। तो ये जुड़ जाएगा। हमको जुटने बोले, हम क्या बोले, ये कटाना है, इसमें एक ठो को एक ठो कटाना ही पड़ेगा 100%। किसी न किसी, उसी के लिए तो हम 2 से गुना किए हैं। तो इसको कटाएंगे कैसे, अगर यहाँ अगर एक ठो में प्लस दूसरा में माइनस, कटेगा कि नहीं कटेगा। उसी प्रकार इसलिए बोले कि अगर दोनों में साइन सेम रहे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, घटाने में। क्या लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखे, यहाँ क्या लिखना है, समीकरण 1 नहीं, क्या है, समीकरण 2 को 3 से, समीकरण 2 में 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में 3 को, समीकरण 3 को घटाने पर क्या लिखना है, घटाने पर। तो घटाने पर क्यों लिखे, रीजन समझ में आया? अब आते हैं पहले, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल 4, और फिर समीकरण 3 क्या, 2x प्लस 2y इक्वल 10, यही है। ठीक है, समीकरण 3। ठीक है, ये समीकरण ये 2 है और ये समीकरण क्या, 3 है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ साइन बदलता है, अगर आप घटाने पर यहाँ लिखते हैं समीकरण वो 2 में 3 को घटाने पर, तो यहाँ साइन सभी का बदल जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सभी का साइन बदल गया ना। यहाँ साइन कैसे बदलते हैं, यहाँ अगर ऊपर में प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो ये मतलब ये उसको थ्रू बदलता है। ठीक है,
यहाँ देखिए सेम साइन नहीं था, इसलिए हम यहाँ घटाने पर लिखे, घटाने पर लिखने के बाद यहाँ डिफरेंस साइन आ गया, जिसके चलते हम ये दोनों कट गया। अब हमारा क्या आ गया, इधर देखिए हम क्या बीज वाला का मान लेते हैं, जिस प्रकार हम पिछले चैप्टर में बहुपद में बताए थे भाग में कि बीज वाला मान नहीं लेते, बीज वाला का साइन नहीं लेते, ऊपर ऊपर वाला लेते। इन दोनों में देखिए ये दोनों में यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, घटेगा ये जुटेगा, घटेगा ये जुटेगा, जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हालांकि क्या होगा इसमें से दोनों में मेरे ख्याल से जुट जाएगा, क्या होगा जुटेगा, तो 3 दू क्या हो जाएगा 5, 5y क्या हो जाएगा 5y। तो इसमें देखिए माइनस और प्लस तो घटेगा, क्या होगा घटेगा, यानी 6 माइनस 6 क्या बचेगा माइनस 6 क्या बचेगा माइनस 6, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसमें आते हैं हम, इसलिए y बराबर क्या करते हैं, इसलिए y माइनस 6/5 माइनस 6/5 माइनस 6/5, यानी y का मान क्या निकल गया माइनस 6/5 माइनस 6/5। अब उसी प्रकार क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, समीकरण 1 में बैठाने पर या रखने पर जिस जिस तरह आप बोल सकते हैं, तो समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5 है, तो किसका मान है y का, x प्लस वाई का मान क्या है माइनस माइनस 6/5, कोई दिक्कत नहीं 5। अब इसमें क्या करते हैं, x प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 6/5, 5 इक्वल 1। अब इसमें 5 एल्शियम, एल्शियम क्या आ गया हमारा 5, तो 5x और माइनस 6 इक्वल 5, ठीक है, कोई नहीं तो 1 क्रॉस मल्टी गुना कर दिया, क्रॉस मल्टी गुना करने के बाद 5x माइनस 6 और 25, ये 5 उधर जाएगा तो यानी 5x, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25, 25 प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी 5x इक्वल 25 और 6 31 हो जाएगी, इसलिए x बराबर 31/5, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। मेरे ख्याल से आप लोगों को विलोपन विधि समझ में आ गया। इसी को थोड़ा अलग तरीके से समझाती है, मतलब इसी में दूसरा का मान कटा के देखते हैं। तो ये पहला का तरीका हुआ, पहला तरीका कि पहला वाले को हम कटा के देखें, अब y को हम बराबर करते हैं, यानी ये y है ना उसको बराबर करते हैं, क्या करते हैं y को बराबर करते हैं। तो यहाँ क्या लिखना होगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे कि y बराबर 3 से गुना करने पर, किससे 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करना, x प्लस वाई बराबर 5 गुना 3, तो इसको गुना करें 3x प्लस 3y प्लस 5 या 15, ये निकल गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ये समीकरण 3 निकल गया। आप समीकरण 3 को 2 में जोड़ने पर या घटाने पर लिखेंगे, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, अब साइन की अलग करने की जरूरत है, ये पहले से अलग है, ये कट जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ क्या लिखेंगे जोड़ने पर, तो समीकरण समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर साइन नहीं बदलता है, जोड़ने पर जब समीकरण क्या है 2x माइनस 3y इक्वल 4, इक्वल में क्या हमारा 3x प्लस 3y इक्वल 15, ठीक है। ये यहाँ अब जोड़ने पर तो साइन बदलता ही नहीं, ये कट गया, 3 दू 5x बराबर ये 15 4 19, इसलिए x बराबर कितना निकल गया 19/5, 19/5। इसी प्रकार अब अगला मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 में है क्या x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान हमारा क्या निकला है 19/5 प्लस क्या कहते हैं, प्लस हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ क्या करेंगे 5 एल्शियम बराबर 19 प्लस 5y इक्वल 5 को नहीं तो 1 क्रॉस मल्टी गुना बराबर क्या हो जाएगा हमारा 19 प्लस 5y बराबर 25, 19 उधर जाएगा, यानी 5y बराबर 25 में 19 घटेगा, सॉरी 25 में, हाँ 25 में 19 घटेगा तो बचेगा कितना हमारा, क्या कहते हैं 6 बचेगा, 25 6 19, 19 6 25 होता है ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का विलोपन विधि बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है तो दिक्कत। तो हम पहला आलेख्य विधि पढ़े और दूसरे बार उसके बाद क्या पढ़े, बीजगणितीय विधि में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। अब विलोपन विधि के लिए इतना टाइम नहीं है मेरे ख्याल से, मतलब ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, तो इसलिए हम लेट नहीं करेंगे, और क्या कहते हैं फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए हम विलोपन विधि का कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली बढ़ते हैं किसमें, हम डायरेक्टली बढ़ते हैं आप वज्र गुणनखंड विधि में, किसमें बढ़ते हैं वज्र गुणनखंड विधि में। तो वज्र गुणनखंड विधि को पहले, वज्र गुणनखंड विधि का तो फॉर्मूला आता है, इन दोनों का तो फॉर्मूला नहीं पड़े, वज्र गुणनखंड विधि क्या है, तीसरा क्या हमारा वज्र गुणनखंड विधि, ये किसका भाग है, ये बीजगणित विधि का भाग है, किसका बीजगणित विधि का।
तो वैध गुणनखंड का विधि का फॉर्मूला निकालते हैं हम ऐसे, 3 टू एक्स के लिखते हैं, 3 टू एक्स लीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ लिखिए हम B1 B2 C1 C2, ठीक है। या फिर लिखिए A1 A2 और B1 B2, ठीक, कोई दिक्कत। यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y, सॉरी यहाँ लिखिए y और यहाँ लिखिए 1। इसके थ्रू हमको क्या करना है, इसी के थ्रू यहाँ x बट्टा क्या लिखना है हमको, फॉर्मूला निकलता है, ये क्या निकलता है फॉर्मूला, इसी के थ्रू x बट्टा हमारा क्या निकलेगा, ये जो B1 है B1 C2 यानी क्रॉस मल्टी लेना है, B1 C2 अब माइनस करना है, ये जो B2 है B2 ये किससे गुना है, C1 से, C1 लेना है, ठीक है। अब बराबर बराबर क्या करना है, बराबर करना हमको, क्या कहते हैं y, यहाँ क्या है y, ऊपर में y बट्टा, इसमें देखिए C1 A2 C1 A2 फिर माइनस, यहाँ क्या है C2 A1 C2 A1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब फिर बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है 1 है। यहाँ A1 B2 फिर माइनस A2 और B1 क्या है B1। तो ये फॉर्मूला है वैध गुणनखंड विधि का है, ये क्या फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर बैठा के हम मान निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं इसका भी एक कोई एग्जांपल ले ही लेते हैं, वैध गुणनखंड विधि का एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझ ही लेते हैं, तो हमारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वैध गुणनखंड विधि के लिए हम क्या लिए, एक लेते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल हमारा क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल 5 इक्वल, ये समीकरण 1, और 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 2 है, ठीक है। इसमें देखिए ये जो x का गुणांक है ना, x का गुणांक a, इसका व्यापक रूप आप पढ़े थे ax प्लस a1x, क्या पढ़े थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, या फिर इसके बाद पढ़े थे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये पढ़े थे। ये उसका व्यापक रूप होता है, क्या होता है व्यापक रूप। अब इसका काम कहाँ आएगा, यहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहीं आएगा। A1 वाला ये वाला है और A2 वाला ये वाला है, ठीक है। तो ये जो है दो है, यहाँ A1x था ना, तो ये जो x के पहले जो है यानी A1 का मान है, तो हम क्या लिखेंगे A1 बराबर क्या लिखेंगे 2, और ये बी B1 B1y जो होता है, तो B1 यहाँ नहीं लिखा हुआ y है, तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ 1 कुछ नहीं छिपा है, तो क्या लिखेंगे B1 बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और C1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 बराबर 5, C1 बराबर क्या हो जाएगा 5। हालांकि इसमें क्या होता है, क्या वजह गुणनखंड विधि में हमको क्या करना पड़ता है, सभी मान को बराबर के इस पार लाना पड़ता है। तो आप क्या करिए, यहाँ डायरेक्टली जो 5 था 5 बराबर में, तो यहाँ 5 जीरो में कर दीजिए, यहाँ भी क्या कर दीजिए वही -8 बराबर 0, ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब जो हमारा मान आएगा C1, यानी C1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, C1 का मान आ जाएगा -5, कितना आएगा। अब फिर A2 यानी इसका मान A2 बराबर 3, और B2 बराबर कितना आ गया 2, और फिर क्या कहते हैं C2 बराबर -8, यही आता है। अब फॉर्मूला क्या पढ़े हम, फॉर्मूला अभी पढ़े जस्ट x अपॉन क्या x बट्टा B1 C2 B1 B1 C2 और फिर B2 C1, ठीक है, ये फॉर्मूला पर है। अब बराबर फिर y बराबर क्या पढ़े हम, y बराबर हमारा हम पढ़े C1 A2 और C2 A1, ठीक है बराबर। अब फिर 1 अपॉन क्या पढ़े हैं A1 B2 माइनस A2 B1 यही फॉर्मूला पर है। इसके थ्रू हम डायरेक्टली क्या करते हैं, देखते हैं A1 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 क्या है, A1 अपॉन x अपॉन B1 और माइनस B2 y इक्वल y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, मान बैठाते हैं, x बट्टा है क्या है, x बट्टा है B1 क्या है B1 का मान क्या है, यहाँ देखिए यहाँ B1 का मान क्या है 1, गुना C2 यहाँ है -8, ठीक है। अब यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस B2 बराबर 2, तो यहाँ B2 बराबर 2 लिख दिया। अब गुना C1 क्या है C1, तो C1 -5 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब बराबर y बट्टा क्या है, y बट्टा में यहाँ देखिए C1 क्या है, C1 तो -5 है, गुना
ए टू है हमारा 3 गुना 3 है, अब माइनस C2 क्या है, सी टू माइनस 8 है, C2 माइनस 8 है, माइनस 8 ब्रैकेट में कर दिया, अब गुना 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 क्या करेंगे, गुना A1 क्या है, A1 हमारा 2 है बराबर 1/A1, A1 क्या हमारा, A1 है हमारा 2 और गुना B2 क्या है, B2 हमारा 2, ठीक है, माइनस माइनस A2 कितना हमारा है 3 और B1 कितना है, B1 1, ठीक है। इसी को अब गुना करना है x बट्टा माइनस 8 गुना 1 बराबर माइनस 8, माइनस गुना माइनस 2 गुना 5 या 5 दूनी 10 गुना प्लस बराबर माइनस, और माइनस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस और 5 दूनी 10, ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है y बट्टा 5×15, लेकिन माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, इधर माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 8×2 = 16, 8×2 = 16, अब बराबर करते हैं 1/2×4 माइनस 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे आते हैं हमारा x/10 में 8 जाए कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, बड़ी संख्या का चिन्ह पहले प्लस था तो प्लस से रहने दिए, अब y 16 में हम 15 जाए कितना बचेगा 1, ठीक है। अब इधर 1/4 में हम क्या कहते हैं 4 में 3 जाए कितना बचेगा 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका मान कैसे निकालते हैं, इसका मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं x/2 बराबर ये जो x/2 लिए ना, ये लास्ट वाला मान लेंगे, क्या लेंगे, लास्ट वाला मान, 1/1 क्रॉस मल्टी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टी, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा 2। अब फिर वही मान क्या लेंगे ई वाला y/1 बराबर 1/1, इसको क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या निकल जाए 1, यानी x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। तो ये हमारा क्या होता है, ये वजन गुणनखंड विधि होता है। हालांकि मेरे ख्याल से इसमें और भी 1-2 एग्जाम्पल किताब का लेना था, लेकिन हम नहीं ले पाए क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पूरा क्लियर हो चुका है, तो आई होप कि पूरा समझ में आ चुका होगा। तो फाइनली आप लोग थोड़ा रिवाइज कीजिएगा और ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यही एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर जरा सा भी ये क्लास अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।